गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, कल इकोनॉमिक सर्वे को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। और आज 1 तारीख को बजट रिलीज होने वाला है, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये दोनों हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लेट्स होप कि हम लोग अपने चैनल पे इकोनॉमिक सर्वे को लेके और बजट को लेके एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम लोग डिटेल में दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग करेंगे वो हल्का सा सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, तो उसके बारे में बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। अगली जो न्यूज आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम लोग ऑलरेडी अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं। तो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनको अभी चीफ जस्टिस बना दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और इंडिया के न्यूज के बारे में क्या बातचीत की है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसके बारे में हल्का सा देख सकते हैं। इस टॉपिक हम लोग हल्का से यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर नरेगा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में उसको डिस्कस किया गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। बताऊंगा कि आपको मनरेगा ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है, ये न्यूज़ में क्यों है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे एग्जाम में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वीकर सेक्शन के बारे में, रूरल इकोनॉमी के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में जो भी क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं ना, आप उसको पकड़ लिया करो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, बताया ना मैं आपको, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अनएम्प्लॉयमेंट, वीमेन, रूरल इकोनॉमी, माइग्रेशन, माइनॉरिटी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, खासकर मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो फैक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं ना, वो भी आपके मेंस में आंसर के लिखने के आपके काम आते हैं। और यहाँ से आज हम लोग मेंस का एक आंसर भी बनाएंगे, ठीक है। आप उसको लिखोगे, सबमिट कराओगे, और या फिर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उसके चेक कर सकते हो। कुछ एमसीक्यूज भी हम यहाँ पे करेंगे आज जुडिशरी को लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में बात हुई है, तो आई थॉट के चले कुछ एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक्स रहेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जिसको मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ से करवाऊंगा। इतने ज़्यादा नोट्स बनाना यहाँ पे ठीक नहीं था उसके लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, हल्के हल्के डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हम लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उसको, उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जो बच्चे 2022 के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आप इसको ज्वाइन जरूर करें। 32 टेस्ट लिए जाएंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाया जाएगा आपका पूरा सिलेबस, रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट अलग से होंगे, फुल टेस्ट अलग से होंगे। यहाँ पे सी सेट भी इंक्लूड है। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे, बता देता हूँ कि यस, 5 टेस्ट हम लोग सी सेट के भी लेने वाले हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हम लोग आपको डिस्कशन भी देंगे। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज आपको दे दिया और आंसर प्रोवाइड करवा दिए, चलिए हो गया, नहीं नहीं, वहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, एक्चुअली वहां से शुरू होती है। हम जब आपको हर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो जाता है। तो बहुत डिटेल में स्टडी करने वाला इन डेप्थ डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जरूर करें। वहां पे हम लोग 1-to-1 मुलाकात करेंगे, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि देखिए, सबकी प्रॉब्लम जो है अलग अलग होती है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सबकी समस्याएं अलग हैं, सॉल्यूशन भी तो अलग अलग होगा ना। तो इसीलिए कस्टमाइज तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो आज जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, इसको परचेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और हम मिलते हैं सीधा क्लासरूम में। चलिए, आज की जो न्यूज़ है वो कल्पना चावला को लेके है। आज के ही दिन जो कोलंबिया में जो डिज़ास्टर हुआ था, स्पेस शटल कोलंबिया, उसमें एक भारतीय जो है एस्ट्रोनॉट भी थी, कल्पना चावला। और मेरी सिटी से ही बिलोंग करती हैं, करनाल से, हरियाणा करनाल से ही बिलोंग करती हैं। करनाल का जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पे ओपन हुआ है, जो हॉस्पिटल था उसका नाम भी कल्पना चावला उन्होंने चेंज कर दिया। बहुत सारी चीज़ें करनाल में जब आप जाओगे कल्पना चावला के नाम पे आपको मिलती हैं, उसकी फ़ोटो वगैरह वहाँ पे लगी रहती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। खैर, कल्पना चावला की कहानी आप सबको पता होगा, कोई मूवी वगैरह भी इस पर बनने वाली है फ्यूचर में। डेफिनेटली अगर वो अच्छी बनेगी तो उसको भी हम लोग सब देखेंगे ही। इनकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान से आई थी, बंटवारे के समय में करनाल में आकर सेटल डाउन हो गई। इनके फादर जो है वो बिजनेसमैन हैं, और वहीं पे किसी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की करनाल में। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके ये पढ़ी एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद इन्होंने अपना जो पीएचडी और मास्टर्स जो है वो यूएसए से किया, और वहीं पे शादी वादी की, वो सारा सीन हुआ। तो फिर इनकी डेथ हो गई 2003 में। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हम स्कूल में हुआ करते थे, मुझे याद है कि जब इनकी डेथ हुई थी तो हमारे स्कूल में भी
जो है 2 मिनट का मौन रखा गया, तो डिस्कशन भी की गई थी इनके ऊपर काफ़ी सारी। तो एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारे कंट्री की, मतलब वैसे तो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब महिला होती हैं, कोई फीमेल होती हैं, तो और भी ज़्यादा गर्व की बात हो जाती है ना। तो इनको तो है श्रद्धांजलि देना डेफिनेटली बनता ही है। तो वो सारी चीज़ें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो अगली न्यूज़ है दोस्तों, वो आती है इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे, और कई बार ना लोग बजट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इकोनॉमिक सर्वे अलग होता है, बजट अलग होता है। इकोनॉमिक सर्वे को यूजली हम क्या करते हैं, बजट से एक दिन पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 1 तारीख को, मतलब आज बजट इंट्रोड्यूस होगा, और कल यानी कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस हुआ था। दोनों में काफी फर्क होता है। देखिए डिटेल में तो डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन वैसे बता देता हूं। इकोनॉमिक जो सर्वे होता है ना दोस्तों, वो पिछले साल का, लास्ट ईयर का लेखा जोखा होता है। ठीक है, लास्ट ईयर में सरकार ने क्या पॉलिसीज अपनाई, ठीक है, उन पॉलिसीज में क्या क्या रिजल्ट निकला, उसकी एनालिसिस की जाती है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। और वो एनालिसिस करने के बाद कुछ सजेशन और रिकमेंडेशन भी दी जाती हैं। ये काम होता है इकोनॉमिक सर्वे का। बेसिकली सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है एनुअल। जैसे आप जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना, कॉलेज में होते हैं, तो हमारा भी एक रिपोर्ट कार्ड आता है। तो वो रिपोर्ट पिछले साल का आता है। पिछले साल आपने वहाँ पे क्या क्या शरारतें की, कितने कहाँ पे आपने चीटिंग किया, कितने नंबर आपके आए। तो पेरेंट्स के सिग्नेचर भी लेते हैं हम लोग। तो पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद ही कर लेते थे, क्योंकि पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। ठीक है, और वैसे भी उनकी हमारी, तो यू नो वेरी वेल, आपने सब ये किया होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली आपका एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है। लेकिन जो बजट होता है, वो अगले साल के लिए जो है एस्टीमेट होता है कि अगले साल सरकार कहां से पैसा जुगाड़ करेगी, कैसे जुगाड़ करेगी, कहां कहां पे खर्चा करेगी, कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए। वो होता है बजट। अगले साल के लिए बेसिकली एस्टिमेशन होता है, जो कि हमारे आर्टिकल 112 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको मेंशन किया गया है। इसको कहा जाता है, देखिए बजट वर्ड को ऐसे हम लोगों ने, ऐसे बजट वर्ड यूज नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वहां पे इसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट मेंशन नहीं है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इसमें हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं कि कहां से हम लोगों को पैसा मिलेगा और कहां पे हम लोग खर्चा करेंगे। रिसीट मतलब लेनदारी, कहां से पैसा आएगा। एक्सपेंडिचर मतलब कहां पे खर्चा करेंगे, देनदारी। ये होता है बजट। हालांकि वो एस्टिमेट एक्यूरेट नहीं होता, वो सिर्फ एस्टिमेट होता है, उसको बाद में रिव्यू करके उसको अपडेट कर दिया जाता है। बट या दैट इज बेसिकली योर बजट। इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट एस्टिमेट, इकोनॉमिक सर्वे इज जस्ट रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट एक साथ ही होता था, लेकिन 64 के बाद प्रैक्टिस कुछ ऐसी हो गई कि इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने पहले इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, एक दिन पहले, और तब से वो प्रैक्टिस अभी तक चल रही है। पहला इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है 1950-51 में हुआ था। एक चीज आपको और बता दूं, सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली बाइंडिंग नहीं है इकोनॉमिक सर्वे को लेके आने के लिए। हालांकि सरकार लेके आती है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। वो चाहे तो इकोनॉमिक सर्वे को कैंसिल भी कर सकती है। और हर साल इकोनॉमिक सर्वे की एक थीम होती है, जिस थीम पे वो काम करता है। जैसे किसी बार जो है वो एम्प्लॉयमेंट थीम हो सकता है, कभी कभी वीमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। इस बार जो थीम है वो है अजाइल अप्रोच। अजाइल अप्रोच मतलब हम थोड़ा सा रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात कर सकते हैं, फीडबैक लूप्स की बात कर सकते हैं, है ना, एकदम ऑनलाइन डिजिटल रिस्पॉन्स की बात कर सकते हैं। वो सारी चीजें, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, बट या स्टिल। सो दिस इज योर इकोनॉमिक सर्वे एंड इकोनॉमिक बजट। थोड़ा सा एक बार ज़्यादा जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वो एक अलग चीज़ रहेगी। वो कई घंटे की वीडियो बन जाती है। मृणाल सर भी करवाते हैं इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल डिस्कशंस। अभी तो शायद वो नहीं करवाते, लेकिन कुछ साल तक पहले करवाते थे। वो भी बहुत शानदार रहती हैं। हम लोग भी शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आएंगे, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो जीडीपी की जो एस्टिमेशन होती है वो भी इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली की जाती है। तो इन्होंने कहा है कि भैया 2022-2023 के लिए हमारी जो जीडीपी है वो 9.2% के आसपास ग्रो कर सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। कुछ और ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि देखिए भैया, पेंडेमिक के समय में डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो है हालत खराब हो गई थी हमारी इकोनॉमी की, लेकिन अभी हम लोगों ने वो जो डिस्ट्रप्शन हुई थी ना पेंडेमिक को लेके, उनको ओवरकम कर लिया है। इनका कहना है कि आने वाले समय में क्योंकि मॉनसून नॉर्मल होगा, तो मॉनसून नॉर्मल होगा तो इकोनॉमी भी नॉर्मल हो जाएगी। उसके अलावा जो ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो सेंट्रल बैंक्स ने जो किया है,
उसका भी असर देखने को मिलेगा। जैसे आपको हम लोगों ने बताया था कि जो फेडरल रिजर्व है, यूएसए का जो फेडरल बैंक है ना, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट वगैरह को चेंज कर दिया, उससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इन्होंने कहा है कि देखिए वो चीज़ों का इंपैक्ट डेफिनेटली यहाँ पे पड़ने वाला है। और ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो 70 टू 75 बैरल के आसपास रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, वो जो डिसरप्शंस हुई थी पिछले साल या उससे पिछले साल, वो भी थोड़ा सा भी स्टेबलाइज हो गई हैं। देखिए सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको एक ट्रांजिस्टर बनाना है, अब उस ट्रांजिस्टर के अंदर मान लो 100 पार्ट्स यूज होते हैं, और तो ये 100 पार्ट एक ही जगह से नहीं आते हैं, इसमें से एक पार्ट वियतनाम से आएगा, एक फिलीपीन से आएगा, एक जर्मनी से आएगा, एक चाइना से आएगा। तो ये सप्लाई होती है, इतनी जगह से सप्लाई आने के बाद उसके बाद वो किसी एक जगह पे आती हैं और वहां पे उसको असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। यही तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इसी को तो कहते हैं ग्लोबलाइज वर्ल्ड। ये एक विलेज है, तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, छोटे छोटे पार्ट आते हैं और फिर वो असेंबल करके उसको हम लोग आगे भेज देते हैं। तो ये इन्होंने जो है सप्लाई चेन की बात कही है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। सेमीकंडक्टर का तो आपको पता ही है, आजकल सेमीकंडक्टर चिप मिलती नहीं है ना, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। चाइना में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हो गया, ताइवान वगैरह में सप्लाई चेन की दिक्कतें आ गई, तो सेमीकंडक्टर वगैरह की दिक्कतें वहाँ से शुरू हो गई। इवन जर्मनी के अंदर वो सारी चीज़ें हो गई। और इन्होंने कहा है कि देखिए हमारी जो वी शेप इकोनॉमी है की जो ग्रोथ हुई है वो वी शेप ग्रोथ हुई है, वी शेप रिकवरी बेसिकली। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये वी शेप नहीं है, के शेप है, कुछ लोग कहते हैं डब्ल्यू शेप है, कुछ लोग कहते हैं एल शेप है, दुनिया भर की शेप है भैया। वी शेप इकोनॉमी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी इकोनॉमी ने क्या किया, एकदम से आपकी इकोनॉमी डाउन गई एकदम लॉकडाउन के समय में, और उसके बाद एकदम से ग्रो किया। ये होता है वी शेप इकोनॉमी, मतलब जिसमें सारे के सारे सेक्टर वो एकदम से डिक्लाइन होते हैं और फिर वो सारे के सारे सेक्टर जो है एकदम से रिकवर करते हैं। इसे कहते हैं वी शेप रिकवरी। एक होती है हमारे पास के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी का मतलब ये होता है कि कुछ सेक्टर तो ग्रो करते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं जैसे आईटी सेक्टर है ना, जैसे जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती है, जो गिग इकोनॉमी है, ये जिसने तो ग्रो किया। कुछ सेक्टर जो है वो डिक्लाइन करते रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर या प्राइवेट कंजप्शन है ना, ये नीचे जाते हैं। इसे कहते हैं के शेप रिकवरी। एक्चुअली बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी इकोनॉमी की जो रिकवरी हुई है पेंडेमिक के बाद वो के शेप है। सरकार का कहना है कि वी शेप है। अब इसमें के वी में हम लोग ज़्यादा नहीं घुसेंगे, वो अलग मामला रहेगा। तो देखिए सरकार कुछ भी बोलती रहेगी, वो कुछ बोलते रहेंगे, बट इन्होंने का कहना है कि वो भैया वो वी शेप रिकवरी हुई है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। वो सारी की सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। खैर वो तो अलग सी चीज़ें रहेंगी। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हो। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर के भंडारी जी को चीफ जस्टिस बना दिया गया है मद्रास हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मद्रास हाई कोर्ट का। तो ये पहले क्या थे, पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, मतलब चीफ जस्टिस होने की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली चीफ जस्टिस थे नहीं, है ना। क्या होता है ना, जब स्कूल में क्या होता था, जब टीचर्स डे होता था तो उस दिन जो है किसी बच्चे को टीचर बना दिया जाता था ना, हर क्लास में सीनियर जो होते हैं बेसिकली जो 12th स्टैंडर्ड में होते थे, उनको बनाया दिया जाता है टीचर, और वो टीचर होने की एक्टिंग करते हैं। उस दिन हमारे जो टीचर होते हैं ना वो स्टाफ रूम में बैठ के मूंगफलियाँ खाते हैं या ताश खेलते हैं, जो भी करते हैं। हम लोग तो करते थे भैया हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में पता नहीं। तो हम लोग टीचर होने की एक्टिंग करते थे, एक्चुअल टीचर नहीं थे। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब एक्चुअली वही होता है कि जब चीफ जस्टिस की सीट खाली हो जाती है, या फिर वो बीमार हो जाते हैं, वो टेम्परेरीली एब्सेंट हो जाते हैं, या अपनी ड्यूटी को जो है परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उस समय किसी दूसरे जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाता है कि भैया आप आइए, आप एक्टिंग चीफ जस्टिस हो, जब तक असली वाले चीफ जस्टिस नहीं आ जाते या फिर उनको किसी नए को वहां पे अपॉइंट नहीं किया जाता, तब तक आप एक्टिंग कर सकते हो। तो अभी तक तो ये एक्टिंग कर रहे थे, बेसिकली एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, लेकिन अभी इनको प्रमोट करके परमानेंट चीफ जस्टिस बना दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट्स कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है आप सभी को पता है। कोलेजियम सिस्टम एक बेसिकली जजिस का ग्रुप होता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद किसी नाम के ऊपर इनकी सहमति बनती है और उस नाम को इस सरकार को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, बाद में वो नाम जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है। हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज होती हैं आईबी वगैरह, वो उसके नाम पे जो है डिस्कस करती हैं, उसके आगे पीछे का जितना भी जो चिट्ठा होता है ना, काला पीला चिट्ठा, उसको खोलती है, चेक करती हैं, फिर वो सरकार रिकमेंड करती है कि हाँ भैया इसको बनाया जाए कि ना बनाया जाए। फिर वो
प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन मोस्टली केस में सरकार का इसमें कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है, सरकार बस थोड़ा डिले कर सकती है, बट अल्टीमेटली सरकार जिस कॉलेजियम के जिस नाम को रिकमेंड करती है कॉलेजियम, सरकार को मानना ही पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर सरकार का ज़्यादा रोल बेसिकली होता नहीं है। तो कॉलेजियम सिस्टम को लेके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, है ना, कि जज जो है वो दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, सरकार का रोल होना चाहिए, सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है एंड ऑल दैट, वो पूरा क्रिटिसिज्म चलता है। उस क्रिटिसिज्म के चक्कर में सरकार ने एक नया कानून भी लेके आए थे हम लोग, एनजेसी, पार्लियामेंट के अंदर भी पास हो गया था, लोकसभा के अंदर भी पास हो गया था, राज्यसभा के अंदर भी। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। वो सारे सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। खैर यही था थोड़ा सा मामला। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनका नाम जो है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के अभी होंगे ये चीफ जस्टिस, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूज़ था, इसीलिए जुडिशरी को लेके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को पढ़िए, अच्छे से आंसर कीजिए। हो सके अगर आपके पास समय हो तो आप अपने आंसर को थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हो, रादर देन ABCD, ठीक है। डिटेल में लिखोगे तो वो चीज़ समझ ली आपके याद हो जाएगा। ये जो थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन में आप लिखते हो ना, ये भी एक तरह की आंसर राइटिंग ही होती है, ठीक है। ये आप लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हम लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। वो सारी सारी चीज़ें हैं और वो आप थोड़ा कर सकते हो। 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूँ, कल मैं इसका आंसर जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए, ये तो यहाँ तक हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि पहले ना वीडियो को लाइक किया करो यार, वीडियो को लाइक करने के बाद आगे बढ़ा करो, ठीक है। लाइक करो, आगे बढ़ो और शेयर करो दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और ज्ञान को शेयर करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ना तो ज्ञान को अर्जित करने में और ना ही ज्ञान को शेयर करने में। कंजूसी करोगे तो फिर भैया सरस्वती माता भी जो है थोड़ी कंजूसी करेंगे आपको ज्ञान देने में, मैं बता रहा हूं मैं। चलिए, इंडिया रशिया होल्ड डिस्कशन ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पहले से पता ही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बेसिकली 15 मेंबर होते हैं, है ना। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट वाले और 10 होते हैं नॉन परमानेंट वाले। जो नॉन परमानेंट वाले होते हैं ये 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, और इनमें से जो 5 मेंबर हैं वो हर साल जो है वो निकल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद हर अगले साल जो है फिर से 5 लोगों को किया जाता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, और इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया इज ऑल्सो नॉन परमानेंटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये आपको पता होगा, है ना। एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको एंड ऑल दैट, वो सारे के सारे हैं। और अलग अलग रीजन से इनको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो किसी को लैटिन अमेरिका से किया जाएगा, किसी को कैरेबियन ग्रुप से किया जाता है, किसी को एशिया पैसिफिक ग्रुप से किया जाता है, किसी को वेस्टर्न यूरोप से किया जाता है, ईस्टर्न यूरोप से किया जाता है। इस तरह से 10 मेंबर को अलग अलग रीजन से चुन लिया जाता है। इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है, वीटो पावर सिर्फ इन 5 लोगों के पास होती है। कौन कौन से हैं वो आपको सबको पता ही है। तो रशिया तो भैया वो वीटो का मेंबर है, और रशिया के इंडिया के रिलेशन जो है वो ऑलरेडी वेरी वेल काफ़ी अच्छे हैं ही। तो चड्डी बड्डी दोस्त हैं हम लोग तो बहुत लंबे समय से, फ्रीडम फाइटिंग के ज़माने से हम लोग जो है चड्डी बड्डी दोस्त हैं। तो ये इंडिया का जो 5 ईयर प्लान है वो भी हम लोगों ने रशिया से ही अडोप्ट किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया सोशलाइज्ड कंट्री है, वो भी रशिया का इम्पैक्ट है। बहुत इम्पैक्ट रहा है रशियन रेवोल्यूशन का इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, खासकर नेहरू जी और इवन सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत इन्फ्लुएंस थे रशियन स्ट्रगल से। वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, तो ये होता क्या है ना, ये जो 15 मेंबर होते हैं इनके पास प्रेसिडेंसी आती रहती है बार बार, ठीक है। हर जो है 2-2 महीने के लिए इनके पास प्रेसिडेंसी आती है, रोटेशन में चलता रहता है, पहले एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 15 के पास आती है। तो इस समय जो प्रेसिडेंसी आई है वो किसके पास है? रशिया के पास है, ठीक है। इस महीने की जो प्रेसिडेंसी है रशिया के पास है। तो थोड़ा सा रशिया और इंडिया ने मिलकर आपस में एजेंडा तय किया है कि भैया कौन से मुद्दों पे बात करेंगे, नहीं करेंगे। थोड़े फॉर्मेलिटी जो होती है यू नो वेरी वेल, है ना, कि यूक्रेन के बारे में भी थोड़ा बहुत बातचीत ये लोग करने वाले हैं। यूक्रेन के बारे में हालांकि इंडिया ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड यहाँ पे लिया नहीं है। इंडिया हमेशा पीसफुल एग्जिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, है ना। वो क्योंकि इंडिया की फिलॉसफी ऐसी है, तो हम लोग तो वैसे भी लड़ाई झगड़े में बिलीव करते ही नहीं है। हमें तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा किसी दूसरे की लड़ाई में मत पड़ना, है ना, घर पे सीधा भाग के आ जाना, वो सारी चीज़ें। तो वो हमारी फिलॉसफी में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट होना, देखिए ऐसे भारी भरकम वर्ड नहीं है ये, आपको दिखने में लग रहा होगा। तो इनको अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जब आप मेंस के आंसर लिखते हो ना,
और तो इस तरह के आप वर्ड वहाँ पे नेचुरली आने चाहिए। सस्टेन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, पीसफुल रेजोल्यूशन, अच्छे अच्छे कीवर्ड को ना आप कलेक्ट कर लिया करो, लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी अच्छी होगी। ये नहीं कह रहा हूँ इसको यूज़ करना जरूरी है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा नंबर, लेकिन आपकी लैंग्वेज जो डिप्लोमेट, एक एक सिविल सर्वेंट की जो लैंग्वेज होती है अच्छी वाली लैंग्वेज, वो थोड़ी सी आप इन चीज़ों को करोगे तो बढ़िया थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इन्होंने बातचीत किया है उसके बारे में, तो और कोई खास यहाँ पे है नहीं। इंडिया काफ़ी समय से एफर्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का। इवन हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसे कहते हैं G4, है ना। इसमें इंडिया है, इसमें जर्मनी है, इसमें ब्राज़ील है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3-4 कंट्री ने मिलकर ग्रुप भी बनाया हुआ है कि हम लोगों को भैया बनाइए मेंबर, लेकिन हम लोग नहीं बन पा रहे हैं बिकॉज चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जापान भी है यहाँ पे, अगर आप सॉरी चार है ना, जापान भी है। तो लेकिन चाइना इंडिया के एफर्ट को लगातार डिक्लाइन कर देता है कि नहीं नहीं हम लोग इंडिया को नहीं बना सकते, वो सारी चीज़ें। हालांकि फ्रांस, यूके, रशिया, इवन USA ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए, लेकिन चाइना जो है यहाँ पे अड़ंगा अड़ा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उसके अपने रीजंस हैं। अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों, आती है डिमांड फॉर मनरेगा वर्क सॉफ्टन्स। सॉफ्टन का मतलब ये है कि डिमांड थोड़ी कम हो गई है। जनरली देखिए, पहले भी हम लोग कई एडिटोरियल ऐसे कर चुके हैं। हुआ क्या था कि जब लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के समय में लोग क्या हुआ था, वो लोग दिल्ली से मतलब अर्बन सेंटर से कहाँ जा रहे थे, अपने विलेजेस में जा रहे थे। अब भैया देखिए, काम तो करना ही है ना, क्योंकि काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो क्या खाओगे। तो भूख को शांत करने के लिए पैसा चाहिए ना, फूड चाहिए, फूड के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? अब दिल्ली में तो काम रहा नहीं, लोग चले गए अपने गांव में। तो उन्होंने क्या किया, गांव में जाके, जो लोग पहले सिटीज़ में रहते थे, गांव में जाके उन्होंने अपना MG नरेगा के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवा दिया। MG नरेगा के अंदर जब आप रजिस्टर करवा देते हो नाम, तो आपकी जो ग्राम पंचायत होती है वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम दे देती है। ठीक है, कुछ ना कुछ काम दे देती है, कोई सफाई करने का, कहीं गड्ढे खोदने का, कुछ भी देगी, है ना। अगर नहीं देगी तो फिर आपको पैसा देगी, जो भी मनरेगा के अंदर दिहाड़ी बनती है ना आपकी, वो देती है। तो ये जो लोग दिल्ली से अपने अपने गांव में गए थे, तो मनरेगा की डिमांड बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ दिस आउट माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू द रूरल एरियाज। तो ये सारे का सारा मामला चल रहा था। लेकिन सरकार ने कहा है अभी कि अभी जो है MG नरेगा की डिमांड कम हो गई है। इस डिमांड का मतलब ये है कि लोग दोबारा से रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए रूरल एरिया में इसकी MG नरेगा की डिमांड घट गई है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। सरकार ने भी इस डेटा को जो है वो दिखाया है। लेकिन सरकार ने एक चीज़ जो यहाँ पे बड़ी और इंटरेस्टिंग बताई है, उन्होंने कहा है कि जो MG नरेगा की डिमांड है ना, ये उन स्टेट्स में बढ़ रही है जहां पे माइग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन होता है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां पे माइग्रेंट्स आते हैं वहां पे नरेगा की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जहां से माइग्रेंट्स जाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, है ना, छत्तीसगढ़, बिहार, वहां पे नरेगा की डिमांड कम है। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बताया है। क्यों हुआ है इसका उन्होंने कोई डिटेल आंसर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दिया नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो डिमांड कम हो रही है ना, वो फंडिंग की वजह से कम हो रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नरेगा के लिए फंडिंग बढ़ा ही नहीं रही है। तो जब भैया फंडिंग बढ़ाओगे नहीं तो पैसा कैसे दोगे, किसको दोगे? और जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि डिमांड करने से फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार पैसा आपको देगी नहीं। तो इस समय जो है 1.5 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों के लिए फंडिंग करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को कम से कम इस बजट में 2.6 लाख करोड़ इतना अलोकेशन करना चाहिए नरेगा के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल होता नहीं है। बेसिकली ये जो पूरे का पूरा होता है ना मामला, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखता है। तो नो स्टेट और यूटीज फाइनेंशियल लोकेशन नहीं करते। अगर स्टेट करते तो शायद वो अपने जेब से पैसा लगा भी सकते थे, लेकिन वो लोग करते नहीं है। तो फंडिंग कम होने की वजह से शायद नरेगा की डिमांड कम हो गई है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। नरेगा के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको पहले से पता ही है ना। हम लोग 100 दिन का काम देते हैं, 100 डेज ऑफ वर्क की हम लोग गारंटी देते हैं, और ये लीगल गारंटी है। ऐसा नहीं है कि सरकार का मूड करेगा चलो चलो हम आपको काम नहीं देंगे, भैया देना पड़ेगा। ये लीगल ही आपके ऊपर बाइंडिंग है, ये आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
2008 में हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके इसको जो है इसके अंदर एमजी ऐड कर दिया था, महात्मा गांधी। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, हम लोगों ने इसको एमजी नरेगा कर दिया। और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे वीमेन का होता है। तो इंडिया में जो वीमेन एम्पावरमेंट है और वीमेन लेबर पार्टिसिपेशन है भैया, वहाँ पे नरेगा का बहुत बड़ा रोल है। इवन यूनाइटेड नेशन ने, WTO ने, हर किसी ने इस चीज़ को माना है और बहुत तारीफ भी की है इंडिया के मनरेगा प्रोग्राम की। तो दुनिया में ये जो प्रोग्राम है ना, वो एक एज अ मॉडल प्रोग्राम के रूप में देखा जाता है और इसके बेसिस पे कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने इसको लागू भी किया है अपनी कंट्रीज में। तो एक बहुत ही जबरदस्त एक चीज़ है, डिटेल में आपको इसको पढ़ना चाहिए, आपका एक बिल्कुल कोर टॉपिक होता है। और मनरेगा को आप ना बहुत बहुत सारे एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आप इसको जीएस पेपर 2 में इंक्लूड कर सकते हो, अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज, कानून और वो सारी सारी चीज़ें। जीएस पेपर 3 में कवर कर सकते हो इकोनॉमी सेक्शन से, किस तरह से हमारी रूरल इकोनॉमी चेंज हुई है। सोसाइटी वाले चैप्टर में आप इसको कवर कर सकते हो। सोशल जस्टिस वाले चैप्टर से आप कवर कर सकते हो, कैसे एमजी नरेगा के थ्रू वीमेन एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सोशल एम्पावरमेंट हुआ है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, कैसे डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ी है उनकी, कैसे वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुआ है। तो वो आप पूरी की पूरी एंगल यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-4 मिनट में तो इसको डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, बट यहाँ थोड़ा सा आपको इसको बारे में देखना पड़ेगा। आपके जो नोट्स हैं आप वहाँ पे एमजी नरेगा टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन की, लेकिन एडिटोरियल सेक्शन से पहले आपको मैं 1-2 टॉपिक और बता देता हूं जो कि मैं सीधा यहीं से उठा लूंगा। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 के लिए पेज नंबर 10 एक अलग से अलॉट इन्होंने किया हुआ है आज द हिंदू में, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। ये तो हम लोगों ने खैर कर ही लिया, इसके बारे में तो क्या ही पढ़ें। ठीक है, उसके अलावा क्रिएटिंग जॉब्स वाया इन्वेस्टमेंट, ये आप छोड़ सकते हो, टॉपिक कोई खास नहीं है। सेंट्रल कीप्स मेंशन ऑफ द राइजिंग फूड सब्सिडी कॉस्ट, इसको भी आप छोड़ सकते हो, पॉलिटिकल टाइप का न्यूज़ है। सेकंड वेव डिड नॉट डिटर जॉब फॉर्मलाइजेशन। देखिए, हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक एडिटोरियल किया था जिसमें आपको बताया था कि इंडिया में जॉब, हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर से क्यों हमें फॉर्मल सेक्टर में जाना चाहिए, क्या क्या वहां पे अड़चने आती हैं, और सॉल्यूशन भी हम लोगों ने बताए थे। मेरे ख्याल से परसों किया था हम लोगों ने वो, राइट। तो फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप फॉर्मल सेक्टर के अंदर एंट्री कर जाते हो, जब सरकार को पता होता है कि भैया कौन आदमी कहाँ जॉब कर रहा है, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, वो होता है फॉर्मल सेक्टर का मतलब। जब आपको कुछ बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं, जब आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है, हेल्थ बेनिफिट मिलता है, वो होता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ द जॉब्स। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। तो जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयज EPFO में अपना अकाउंट बनाते हैं, वहाँ अपनी डिटेल्स वगैरह देते हैं, तो उनको कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट वगैरह वो सब मिलता है। तो इससे पता चल जाता है कि वो आदमी अभी फॉर्मल जॉब्स में है क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो EPFO पे लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, लोग जो रजिस्टर कर रहे हैं ना वेबसाइट के ऊपर जाके, वो बढ़ रहा है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि इंडिया में फॉर्मलाइजेशन और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऐसा जो है इंडिकेशन इससे मिलता है। ठीक है, इनका कहना है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट दैट वाज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक हैड रिकवर्ड ऑलमोस्ट टू द प्री पेंडेमिक लेवल। इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें पता नहीं, लेकिन सरकार का कहना है कि अर्बन एरियाज में जो जॉब लॉस हो गया था पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, अभी वो लगभग रिकवर हो गया है। तो प्री पेंडेमिक सिचुएशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कितनी सच्चाई है वो हमें पता नहीं, खैर वो एक तो छोटा सा टॉपिक, आप इसको भी पढ़ सकते हो। फिर कहता है गवर्नमेंट एडमिट्स टू लैक ऑफ द डेटा टू द स्टडी कोविड इंपैक्ट ऑन द लर्निंग। सरकार ने माना है पार्लियामेंट के अंदर कि सरकार ने कोई ऐसी स्टडी नहीं की है जिससे एक्चुअली में पता चल सके कि स्टूडेंट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है पेंडेमिक का। सरकार ने खुद माना है, लेकिन सरकार ने कुछ डेटा भी प्रस्तुत किया है, लेकिन वो डेटा सरकार का नहीं है, वो किसी एनजीओ का है, एनजीओ प्रथम। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अच्छी खासी। इसकी एक रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और ये काफी रिस्पेक्टेड एनजीओ है। और ये जो सर्वे वगैरह करता है ना, स्टडी करता है, उसकी काफी ऑथेंटिसिटी भी होती है, मतलब ऐसे नहीं है कोई बकवास नकली नहीं, अच्छा है। तो सरकार ने इसके कुछ आंकड़ों को पार्लियामेंट के अंदर बताया है, अपनी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के अंदर उसको इंक्लूड भी किया है। लेकिन ये भी माना है सरकार ने कि मुझे एक्चुअली में एक डेडिकेटेड एजुकेशन को लेके स्टडी करने की जरूरत है, ऐसा सरकार ने माना है। लेकिन कब करेगी, कैसे करेगी, वो नहीं पता। और जो ये SRE की रिपोर्ट है, इसका कहना है, इसने कहा कि हमारी कंट्री में मतलब अभी ज्यादातर एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं। तो लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई है ना। इनकम कम होने की वजह से सरकारी स्कूलों में भर दिया है। सरकारी स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन्स एनरोलमेंट बढ़ा है, ऐसा ASCR की रिपोर्ट में कहा गया है।
ठीक है। इनका ये भी कहना है कि 10 में से 6 बच्चों को जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनको लर्निंग मटेरियल ही नहीं मिला। इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी डिस्कस कर चुके हैं। 26% बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है और 56% फैमिली के अंदर एक स्मार्टफोन है, जिसको ज़्यादातर वहाँ की मेल या फीमेल मेंबर यूज़ करते हैं। तो बच्चों के पास एक्सेस नहीं है, कहीं पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क आता है तो मोबाइल जो है पापा लेके चले जाते हैं। पापा जब घर से आते हैं, वहाँ स्कूल से आते हैं, तो बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है, जॉब से आते हैं पापा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं एजुकेशन सेक्टर में। सरकार ने जो है इसके लिए बता दिया है कि हमारे पास कोई खास आंकड़ा है नहीं। ठीक है। इथेनॉल की प्रोडक्शन के बारे में आप बात कर सकते हो। देखिए, शुगर के बारे में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। WTO के अंदर वैसे भी इंडिया के अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल रखा है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील ने। उनका कहना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सेस शुगर प्रोड्यूस करता है और जिस शुगर प्रोड्यूस करने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के जो प्राइसेस हैं वो क्रैश हो गए हैं। तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया वाले को इसके प्रॉब्लम है, तो वो आपको पता ही है। तो और यहाँ पे जो मिल होती हैं, शुगर मिल होती हैं, भैया किसानों का पैसा नहीं चुका पा रही थी क्योंकि शुगर बिक नहीं रहा था। बिकेगा तभी तो पैसा चुकाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली थी। उन्होंने कहा कि जो भी शुगर मिल है वो ऐसा करो, आप चीनी बनाने की बजाय इथेनॉल बनाना शुरू कर दो। इथेनॉल को हम लोग क्या करते हैं, अपने डीजल में और पेट्रोल में ऐड कर देते हैं। इथेनॉल भी एनर्जी देता है, ठीक है। तो जब डीजल और पेट्रोल में हम लोग इथेनॉल को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कई सारे फायदे होते हैं। इससे ये फायदा होता है कि तो हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो एक्सेस शुगर मार्केट में था उसकी खपत हो जाती है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि शुगर मिल को इनकम हो जाती है। अब जब शुगर मिल को इनकम होगी तो वो किसानों को पैसा चुका सकते हैं। तो 35,000 करोड़ के लगभग इथेनॉल की सेल की गई है पिछले कुछ सालों में, जिसमें से बहुत सारे किसानों का जो पैसा फंसा हुआ था शुगर मिल वगैरह के अंदर वो चुका दिया गया है। तो ये थोड़ा यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके अलावा कहा है कि इंडिया रैंक्स थर्ड इन द ग्लोबली इन द फॉरेस्ट गेन सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में बात कही गई है। इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इस समय वो है लगभग 24% के लगभग है। हालांकि इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। क्यों किया गया ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनका कहना है कि इंडिया में जो प्लांटेशन होती है, मतलब जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन वगैरह होती है ना, पाम प्लांटेशन वगैरह होती है, उसको भी हम लोगों ने फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। भैया कॉफ़ी को थोड़ी आप फॉरेस्ट थोड़ी बोल सकते हो। जो ऑर्चिड्स वगैरह होते हैं, है ना, जो बाग होते हैं, सेब वगैरह के गार्डन्स होते हैं, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसकी वजह से थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरनेशनल ऐसा होता है। तो इनका कहना है कि इंडिया में दुनिया का टोटल 2% फॉरेस्ट कवर होता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पे है, ब्राजील में, पेरू में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड रशिया। ये कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे इनका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया है। पिछले कुछ सालों में 20% से लगभग हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो गया है। इवन इंडिया की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो कि 2 साल में एक बार आती है, उसने भी कहा है कि हम लोगों ने का जो है ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, चाहे वो फॉरेस्ट कवर हो चाहे वो ट्री कवर हो। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। ऑलरेडी क्या होता है आपको बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दो खैर मुझे कि फॉरेस्ट कवर में और ट्री कवर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। बताओगे तो मज़ा आएगा। चलिए, उसके अलावा मुझे ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में कौन से ऐसे टॉप के 4 स्टेट हैं जहां पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। इन टर्म्स ऑफ एरिया वो अलग से बताना है, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो अलग से बताना है। कमेंट सेक्शन में बताओ, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बता चुका हूँ मैं आपको, जब हम लोगों ने फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को डिस्कस किया था तब आपको डिटेल में ये बताया था, PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया था, मुझे ये अच्छे से याद है। खैर, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन पे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, डिस्कस अबाउट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन द रिसेंट टाइम्स, ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भैया बेरोजगारी की समस्या तो है ही आजकल बिहार में, क्या और आप सबको पता है ना, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत बड़े रेलवे को लेके, इससे पहले NTPC को लेके भी प्रोटेस्ट हुए थे। ये सबको पता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है देश में बहुत ही ज़्यादा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, पिछले कुछ समय में, मतलब पिछले कुछ 10, 20, 30 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट को लेके क्या ट्रेंड चेंज हुए हैं वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो, 150 वर्ड में लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि आप अभी फ्रेशर्स हो तो कोई वर्ड लिमिट की ऐसी बात नहीं है, तो 150 से लेके 250 तक लिख सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा। जरूरी क्या है, जरूरी है लिखना। ये जरूरी नहीं है फिलहाल के लिए कितना वर्ड लिमिट में लिखना है, उस पर हम लोग बाद में काम कर सकते हैं। लेकिन पहले जो लिखने की हेजिटेशन है उसको दूर करना है। ये वर्ड लिमिट कैसे करनी है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे इंक्लूड करना है, वो हम लोग बाद में कर सकते हैं। फिलहाल तो बैठना है, पेन उठाना है, कॉपी उठानी है, लिखना है, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हम लोग कहीं ना कहीं इसी के आसपास बना सकते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज लार्जली कंसीडर्ड एज अ जॉबलेस ग्रोथ। ये सबको पता है, इंडिया GDP ग्रोथ हो रही है नो डाउट, लेकिन हमारे पास जॉब्स लॉस हो रहा है।
तो एक तरफ से जॉब्स लॉस हो रही है, दूसरी तरफ से जीडीपी ग्रो कर रही है, जिसे कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ये कब से शुरू हुआ? 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। ठीक है, वो थोड़ा सा आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो इस आंसर के अंदर। खैर, क्या कहता है एडिटोरियल सेक्शन? कहता है कि किसी भी कंट्री, ऐसे दो इंडिकेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको दर्शाते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं। वो कौन से दो इंडिकेटर हैं? पहला इंडिकेटर है कि वहां पे किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इकोनॉमी का। मतलब जैसे वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, वो कैसे चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोग कौन से सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। तो ये डिसाइड करता है स्ट्रक्चर के उस कंट्री की ग्रोथ कितनी है। जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो तो वहां पे ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में हैं, इससे उनका स्ट्रक्चर पता चलता है। इंडिया में ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, इससे इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर पता चलता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जो लोग काम करते हैं, जो लेबर क्लास होती है, एम्प्लॉइज होते हैं, ये कौन कौन से सेक्टर में अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये दो चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इन ट्रांसफॉर्मेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है। पहले तो लोग खेती बाड़ी भी नहीं करते थे, है ना, वो हंटर गैदरर्स होते थे। फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लोग एग्रीकल्चर करने लगे। फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लोग सर्विस सेक्टर में जाने लगे। चेंज हुआ ना स्ट्रक्चर। पहले ज्यादातर लोग जो है वो हाथ से काम करते थे, है ना, वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। फिर जो है मशीन आने लगी, मशीनों का यूज करने लगे। फिर जो है वो कंप्यूटर्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, है ना। स्ट्रक्चर चेंज हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्कफोर्स कहां कहां इन्वॉल्व होती है, दैट इज योर वर्कफोर्स। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ तो इंडिया में हुआ है, नो डाउट। 1991 के बाद इंडिया में जीडीपी ग्रोथ हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो चेंज हुआ है ना। लेकिन हमारे पास जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। 1991 में इंडिया में जो टोटल जीडीपी का जो एग्रीकल्चर शेयर था वो था 30%, जो कि 2019-20 में घट के जो है 18-17% ही रह गया है। हालांकि इससे भी कम है ये। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, मतलब एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, उसको भी इंक्लूड कर दे, डेयरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वो 30% से घट के हो गया कितना, 18%। एग्रीकल्चर काफी कम हो गया है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी काफी ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी भी 55% के लगभग एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, जो कि 1991 में आप समझ लीजिए है वो 60-65 के परसेंट आसपास हुआ करती थी। तो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात। तो स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी जो है कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लोग सर्विस सेक्टर की तरफ थोड़ा सा जाने लगे हैं, स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ है। एम्प्लॉयमेंट का क्या मामला है? एम्प्लॉयमेंट का तो तब पता चलेगा जब हम उसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न को तो तभी बताओगे ना जब आपके पास डेटा होगा। और डेटा कहां से आता है? इंडिया में दो ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। पहला तो होता है पॉपुलेशन सेंसस, जो हर 10 साल में होता है। तो 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 वाला सेंसस सामने आएगा। एक तो तरीका ये होता है कि किस कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरा तरीका होता है एनएसएसओ का। एनएसएसओ सर्वे करता है हर 5 साल के अंदर। एनएसएसओ जो अपनी रिपोर्ट निकालता था, बताता था कि कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन एसएसओ को तो हम लोगों ने खत्म कर दिया, है ना। 2017 में हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। एनएसएसओ को रिप्लेस कर दिया गया किससे? पीएलएफएस से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इससे हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एनएसएसओ का सबसे लास्ट डेटा था वो पता कब था? वो था 2011-12 का। और फिर अगला सर्वे का बना, अगला डेटा का बना था 2017 में। लेकिन सरकार ने क्या किया, 2017 का डेटा आने से पहले ही सरकार ने इसको चेंज कर दिया। लेकिन ये इसका डेटा ना वो लीक हो गया था, पता आपको। एनएसएसओ का सर्वे का डेटा 2017 में किसी ने लीक कर दिया, और उसमें यह बताया गया कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। लीक हो गया वो। अभी कितनी सारी फिल्में लीक हो जाती हैं, नेटफ्लिक्स की फिल्में लीक हो जाती हैं, तो ये डेटा तो क्या ही बड़ी चीज है। सरकार ने कहा कि नहीं मैं इसको नहीं मानता क्योंकि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो आज के समय में जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज होता है उसे कौन करता है? उसे करता है पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। बट जो क्रिटिक्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि जो एनएसएसओ की मेथोडोलॉजी थी
डेटा को कलेक्ट करने की वो ज़्यादा अच्छी थी, बढ़िया थी, डिटेल्ड थी। लेकिन PLFS ज़्यादातर सरकार के कहने पे काम करता है, तो इसके डेटा पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। और इसको लेके ऑलरेडी हम लोग, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने अच्छा खासा एडिटोरियल भी किया था। उसमें बताया गया था कि PLFS के अंदर क्या क्या कमियां हैं और NSSO के अंदर क्या क्या अच्छाइयां थी। कंपेयर किया था मैंने दोनों को, मुझे ये अच्छे से याद है। तो PLFS के डेटा पे तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क है ही। खैर, तो इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मजबूरी है ना हमारी, तो PLF के ऊपर ही थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, और क्या ही करें। अकॉर्डिंग टू PLFS, ये जो सर्वे है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंडिया में जो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो है वो इंक्रीज हुआ है। 2017-18 में ये 34% था सॉरी, 2019-20 में बढ़ के जो है 38% हो गया। इसका मतलब यह है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू PLFS। तो जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उस रेट से ज्यादा हम लोग, मतलब कहने का ये है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा जॉब्स पैदा हो रही हैं। मतलब हंसी आ रही है थोड़ा सुन के मुझे, लेकिन ऐसा इनका कहना है। ठीक है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं उसमें। इनका यह भी कहना है कि इंडिया में जो फीमेल जो वर्कफोर्स है वो इंक्रीज हुआ है। 2017 में 18 में जो वीमेन फोर्स था वो था कितना था, 17.5%, जो कि 2019-20 में इंक्रीज होकर 24% हो गया। तो यानी कि वीमेन का पार्टिसिपेशन जॉब सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है। हालांकि ये जो ज्यादातर है वो रूरल सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है, अर्बन सेक्टर में नहीं। अर्बन सेक्टर में डिक्रीज हो रहा है, रूरल सेक्टर में, क्योंकि ज्यादातर क्या है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वीमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करती हैं, और ज़्यादा चीज़ें हो गई, दूसरी चीज़ें। तो रूरल सेक्टर में वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वीमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है तो ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, ऐसा सरकार भी मानती है। अच्छा इंडिकेशन तो तब होगा जब वीमेन पार्टिसिपेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बढ़ेगा और सर्विस इंडस्ट्री में बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में जब वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोग दोबारा से फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है वीमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। क्वालिटी तो तब होगी जब वीमेन एजुकेशन मिलेगा, स्किल मिलेगा, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, सर्विस सेक्टर में जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, वीमेन एम्पावरमेंट होगा, है ना, उसे कहते हैं। चलिए, अब मान लो कोई जो ईंट बनाने वाला भट्टे होते हैं, जो ब्रिक किन्स होते हैं, अब वहां पे वीमेन पार्टिसिपेशन कर रही है, भैया वो कोई पार्टिसिपेशन थोड़ी है ना, वो उसको थोड़ी हम पार्टिसिपेशन मानेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बात करते हैं थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की, तो PLFS का क्या कहना है? PLFS का कहना है कि 2017-18 में हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो थी 6.1%, जो कि 2019-20 में घट के जो है 4.8% हो गई। सोच के देखो, 2017-18 की रिपोर्ट है ये, और 2017-18 में NSSO का डेटा लीक हुआ था जिसमें कहा गया था कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट 45 सालों में सबसे ज्यादा है। और भैया ये प्री पेंडेमिक है, उस समय तो पेंडेमिक था ही नहीं 2017-18 में, तो तब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का ये स्टेटस था। और पेंडेमिक के समय तो आप इमेजिन कर ही सकते हो, तो पिछले 150 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में इस समय, आप इमेजिन नहीं कर सकते। दूसरा, PLFS ने ये कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया के लगभग 45.6% लोग काम करते हैं, वहीं सर्विस सेक्टर में 38.8% करते हैं, और इंडस्ट्री में जो है 23.7% करते हैं, ऐसा PLFS का कहना है। तो इस समय जो डेटा है वो 45.6% है। हालांकि NSSO इसको जो है 55% कहता था, अलग अलग जो सर्वे होते हैं उसको अलग अलग कहते हैं, लेकिन ये लगभग 50% के लगभग तो है, प्लस माइनस करके। ठीक है, इनका यह भी कहना है कि जो लेबर शिफ्ट है वो नहीं हो रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर। देखिए, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम लोग अपनी लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करें, ये हमारा टारगेट है। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा है, जबकि पेंडेमिक के समय तो उल्टा हो रहा है। जिन लोगों की जॉब सर्विस सेक्टर में थी वो उनकी जॉब लॉस हो गया, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे उनका जॉब लॉस हो गया, तो वो दोबारा से एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ चले गए। ऐसा अंग्रेजों के समय में भी हुआ था, अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, तो जो लोग हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे वो बेचारे दोबारा से एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए थे, और वो समस्या आज तक बनी हुई है। तो थैंक यू, ये अंग्रेजों का इतना बुरी हालत हमारी करके गए। खैर, बाद में हम लोगों ने लात मार के निकाला, बहुत बढ़िया किया, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है।
तो ये जो PLFS का जो डेटा हम लोग देख रहे हैं उससे कुछ सवाल पैदा होते हैं। उससे सवाल ये पैदा होते हैं कि इंडिया में जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो क्या हम लोग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करें। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनी, जो मशीनों से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आप एक समझ लीजिए कि मान लें कोई बड़ी मशीन होती है, एक मशीन जो है 10 वर्कर्स को रिप्लेस कर सकती है। तो क्या इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे इतनी पॉपुलेशन है वहां पे एक मशीनों का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए मशीनों का यूज करोगे तो लोग जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे, लेकिन अगर लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मशीनें ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। ये एक समस्या हमारे सामने बनी हुई है। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं तो इस चीज को एक्सेप्ट करो है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या हम लोग और ज्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं बना सकते? क्या वहां पे हम लोग और ज्यादा क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो भैया एग्रीकल्चर सेक्टर को ही इंप्रूव करने की कोशिश करो रादर देन थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स। तो क्या है वो नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो सॉल्यूशन क्या है इस सारी प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन देखिए ये है, पहली बात तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज्यादा जॉब्स जो है वो जनरेट करनी पड़ेंगी। सीधा सा सॉल्यूशन तो ये है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। पिछले 15-20 सालों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर हमारा लगभग उतना ही है, हालांकि सर्विस सेक्टर का शेयर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। दूसरी चीज यह है कि जो इंडिया में जो लेबर लॉज हैं, है ना, जो काफी सख्त हैं, उन लेबर लॉज को भी चेंज करने की जरूरत है। इससे होगा क्या, इससे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक ये बेनिफिट होता है। जब लेबर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को काम नहीं देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जॉब लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट है, तो वो लोग मशीनों का यूज करते हैं। तीसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट लिंक प्रोडक्शन इंसेंटिव आप देख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई कंपनी है XYZ, वो अगर कंपनी मान लो अभी 10 लोगों को काम दे रही है, अगले साल उसने 15 लोगों को काम दिया, उससे अगले साल उसने जो है 20 लोगों को काम दिया, अगर लगातार वो ज्यादा लोगों को काम दे रही है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो सरकार उसको कुछ इंसेंटिव दे सकती है, उसको टैक्स में छूट दे सकती है, उसको जमीन सस्ते रेट पे दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड प्रोडक्शन इंसेंटिव। आजकल लोगों ने कौन सी स्कीम चला रखी है? PLI, है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट लिंक्स प्रोडक्शन इंसेंटिव तो चला सकते हैं ना, डेफिनेटली चलाना चाहिए, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके अलावा स्पेशल असिस्टेंस फॉर द लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो ऐसे सेक्टर जहां पे ज्यादा लेबर काम करती है वहां पे हम लोग इंसेंटिव दे सकते हैं, जैसे खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया ना, या फिर हमारा प्लांटेशन इंडस्ट्री हो गया, या फिर हमारा जो MSME सेक्टर हो गया, उनको हम लोग इंसेंटिव दे सकते हैं, राइट। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल सेक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत शानदार लगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ से डेफिनेटली हैंडल कर सकते हो। बाकी कुछ एडिशनल हमारे पास टॉपिक्स हैं। इंडिया रैंक 3rd ग्लोबली इन द फॉरेस्ट एरिया, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर ही लिया। खैर, द लिमिट ऑफ द लेजिस्लेचर पावर, तो वो जो महाराष्ट्र के अंदर केस चल रहा है ना, वो 12 MLAs को वाला, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए, वो केस है। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है। फिर भी जिन बच्चों ने उसको मिस कर दिया था टॉपिक को, अब यहाँ से उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। उसके अलावा नो मॉरल पोलिसिंग इफ 2 एडल्ट स्टे टुगेदर। एडल्ट मतलब अगर आप 18 साल के हो, 18 से प्लस हो, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, किसी के साथ अगर आप रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है। उसके अलावा जो गवर्नर वाला इशू तो हमारे यहाँ से लगातार चलता ही रहता है। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, ट्वीट पे अगर कुछ भी करते रहते हैं, वो ट्वीट करते रहते हैं, और ममता बनर्जी को, इनकी सरकार को गाली देते रहते हैं, गरियाते रहते हैं। तो इन्होंने क्या क्या परेशान होकर इनको ब्लॉक कर दिया ट्विटर से, तो वो थोड़ा सा न्यूज़ है, तो थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है, देखिए ये कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इशू इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नर्स के आसपास जो कंट्रोवर्सी होती है ना, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप जो हमारा टॉपिक होता है कि इंपॉर्टेंट, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नर है ना, वो आपको पढ़ना चाहिए। कुछ कमीशन है जैसे पंछी कमीशन वगैरह, वो उसकी रिकमेंडेशन आपको पढ़नी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो थोड़ा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आज के सेशन पे हम तो यही करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मतलब एंड करने से पहले सेशन को बोलना चाहूँगा कि सेशन को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक किया करो यार, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, कमेंट सेक्शन किया करो भर भर के, कम से कम थैंक यू ही कर दिया करो। सुबह 4 बजे आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं, थैंक यू का ही कमेंट कर दिया करो। खैर, जिसको अगर ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज मेंटरिंग प्रोग्राम, वो भी बच्चे कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।
एंड जय हिंद।